पिछले क्लास में हम लोग चर्चा कर रहे थे सब्जेक्ट के अनुसार वर्ब के बारे में। कैसे सब्जेक्ट रहता है और उसके अनुसार कैसे वर्ब को बदला जाता है। हमारी चर्चा हो रही है सिंटैक्स चैप्टर पर। हमारी चर्चा हो रही है किस चैप्टर पर? सिंटैक्स चैप्टर पर। तो उसमें मैंने कल कुछ पॉइंट्स बताया था। पिछले क्लास में कुछ नाउन्स थे, उसके बारे में चर्चा किया गया। अब आइए कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं, कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स के नाम हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में रखते हैं और वह प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में ही रहते हैं। अतः उनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। अतः उनके बाद प्लूरल वर्ब का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? There are some instruments that are always written in plural form and are considered to be a plural subject. तो कुछ ऐसे नाउन हैं जो प्लूरल की तरह लिखे जाते हैं और वे प्लूरल सब्जेक्ट का ही काम करते हैं। वो कुछ इंस्ट्रूमेंट्स के नाम। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं तथा उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। कुछ ऐसे इंस्ट्रूमेंट हैं जो हमेशा प्लूरल नंबर में रहते हैं तथा उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट ही माना जाता है। अब इंस्ट्रूमेंट के नाम देख लीजिए। एरोज, बाइनोकुलस, forceps, scissors, clippers, tongs, spectacles, गॉगल्स, ये सब जो हमेशा क्या रहते हैं?
प्लूरल की तरह लिखे जाते हैं और प्लूरल ही होते हैं। वस्तुतः हैं सिंगुलर, लेकिन इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा गया है। बेलो का मतलब होता है सरौता। बाइनोकुलर्स दूरबीन। फोर्सेप्स कैंची। डॉक्टर के प्रयोग की। सीजर सिंपल कैंची। फोर्सेप्स कैंची। बाल काटने वाली। टोंग्स चिमटा। स्पेक्टेकल चश्मा। गोगल्स धूप चश्मा। ये सारे हैं तो सिंगुलर, लेकिन लिखे जाते हैं ये प्लूरल की तरह, अतः इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा गया है। इन्हें प्लूरल सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा गया है। Have you taken down? लिख लिया आपने इसे? लिखिए। सर ये जो स्लीपर्स, ये इसका हिंदी क्या है? बेलो का मतलब होता है सरौता। बाइनोकुलर्स दूरबीन। फोर्सेप्स कैंची, जो ऑपरेशन के लिए डॉक्टर के पास आती है। सीजर सिंपल कैंची। क्लीपर्स CLIPPERS क्लीपर्स कैंची बाल काटने वाली। टोंग्स चिमटा। स्पेक्टेकल्स चश्मा। गोगल्स धूप चश्मा। क्लियर? अब मुझे लगता है आप लिख लिए होंगे। आगे बढ़े, हम लोग आगे बढ़े।
Your binoculars are lying on the table. आपका दूरबीन टेबल पर पड़ा है. आपका दूरबीन टेबल पर पड़ा है. आपका दूरबीन टेबल पर पड़ा है. क्वेश्चन यहाँ पे आ सकता है, your spectacle look very nice. From where did you buy it? आपका चश्मा सुंदर दिखता था, कहां से आप खरीदे थे? आपका चश्मा आप कहां से इसे खरीदे? कहां प्रॉब्लम आई इस सेंटेंस में? बोलिए. एक्सपेक्टेकल नहीं होता है, एक्सपेक्टेकल्स होता है. एक्सपेक्टेकल नहीं होता, हमेशा क्या होता है? एक्सपेक्टेकल्स. अब इस बात को ध्यान में रखना है कि साधारणतः ऐसे शब्दों को, ऐसे नाउन को पेयर के साथ लिखा जाता है, पेयर ऑफ के साथ लिखा जाता है. साधारणतः ऐसे नाउन्स को पेयर ऑफ के साथ लिखा जाता है. तब वो सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है जब इसे हम पेयर ऑफ के साथ लिखते हैं. तो नोट में इस पॉइंट को लिख लेना है हमें. Generally, these nouns are used with pair of. साधारणतः नाउन्स को पेयर ऑफ के साथ
लिखा जाता है। साधारणतः इन नाउन्स को पेयर ऑफ के साथ लिखा जाता है। तो अब इसको हम किसके साथ लिख देंगे? पेयर ऑफ के साथ लिख देंगे। तो ये सिंगुलर भी हो सकता है और प्लूरल भी हो सकता है। A pair of tongues was purchased। अब ये सिंगुलर हो गया क्योंकि सब्जेक्ट के रूप में अ पेयर ऑफ आया। अगर यही रहेगा तो यहाँ टू पेयर्स हो गया, इसलिए ये प्लूरल हो गया। क्लियर? क्वेश्चन आ जाएगा
अभी एक क्वेश्चन आया, आई परचेज्ड अ बाइनोकुलर्स फॉर माय चाइल्ड। मैंने अपने बच्चे के लिए एक बाइनोकुलर्स खरीदा। बताइए व्हाट शुड बी द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। इस प्रश्न का जवाब क्या होगा? कौन सा होगा आंसर? A pair of binoculars. A pair of binoculars. बाइनोकुलर्स हमेशा बाइनोकुलर्स लिखा जाएगा, बाइनोकुलर नहीं होगा। हमेशा क्या होगा? बाइनोकुलर्स। बाइनोकुलर नहीं लिखा जाएगा। ये हमेशा प्लूरल की तरह लिखा जाता है, चाहे इसको पेयर ऑफ के साथ लिखें चाहे ऐसे लिखें, वो हमेशा कैसे लिखा जाता है? प्लूरल की तरह ही। पॉइंट क्लियर हुआ? आगे बढ़े हम। चल इसी तरह से कुछ वस्त्रों के नाम हैं, कुछ वस्त्रों के नाम हैं जो कि प्लूरल की तरह लिखे जाते हैं और सेम रूल होता है, और वो प्लूरल सब्जेक्ट ही होते हैं, उनके साथ भी पेयर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। There are some articles of dress that are always written in plural form and are considered to be a plural subject. Pair of can also be put with these nouns. कुछ वस्त्रों के नाम जो प्लूरल नंबर में रहते हैं तथा उन्हें प्लूरल सब्जेक्ट माना जाता है। इनके साथ
पेयर ऑफ का प्रयोग भी होता है। पेयर ऑफ का प्रयोग इसके साथ भी करते हैं। जींस, ट्राउजर्स, pajamas, briefs, shorts, tights, breeches, पजामा जानते हैं, ब्रीफ, शॉर्ट, टाइट। ब्रीचेस का मतलब होता है घुड़सवारी का वस्त्र। सेम उसी की तरह जैसे वो इंस्ट्रूमेंट लिखे जाते हैं उसी की तरह इसको भी रखा जाता है सेंटेंस में। हो गया, लिख लिया आपने? जैसे
your genes are looking nice. आपका जीन्स सुंदर दिख रहा है. A pair of jeans was gifted to him. A pair of jeans was gifted to him. यहां तक पॉइंट हमारा क्लियर है. अब आइए, बीमारियों के नाम चाहे वह सिंगुलर की तरह लिखे जाएं या प्लूरल की तरह लिखे जाएं, बीमारियों के नाम चाहे वह सिंगुलर की तरह लिखे जाएं या प्लूरल की तरह लिखे जाएं, हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रहते हैं. हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रहते हैं. कुछ ऐसे बीमारी के नाम हैं जो प्लूरल की तरह लिखे जाते हैं, लेकिन होते प्लूरल नहीं है, वे होते सिंगुलर ही. इसलिए बीमारियों के नाम हमेशा सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रहते हैं. सर. हाँ सर बोले यहाँ जो ए पेयर ऑफ जीन्स वाज गिफ्टेड टू हिम. हाँ, तो ये अब पेयर ऑफ हो गया ना, इसलिए ये सिंगुलर हो गया. पेयर ऑफ नहीं रहा तो प्लूरल है. ओके. ए पेयर ऑफ होने, अगर ये टू पेयर्स हो जाता तो प्लूरल हो जाता. प्लूरल हो जाता है. यस. केवल जीन्स रहेगा ना, योर द जीन्स, तब वो क्या होगा, हमेशा प्लूरल होगा. प्लूरल हो. यस. पेयर लगेगा तो सिंगुलर प्लूरल दोनों. ए पेयर ऑफ तो सिंगुलर, टू पेयर्स ऑफ तो प्लूरल. क्लियर. यस. यहाँ पे थोड़ा जोड़ना होगा. सिंगुलर एंड प्लूरल फॉर्म. हेलो. हाँ हाँ, प्रणाम सर.
बीमारियों के नाम सिंगुलर या प्लूरल किसी भी फॉर्मेशन में लिखे गए हों वे सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। बीमारियों के नाम किसी भी फॉर्मेशन में लिखे गए हों वो सिंगुलर सब्जेक्ट का काम करते हैं। कुछ बीमारी है जो प्लूरल की तरह लिखा जाता है। डायबिटीज, शिंगल्स, मीजल्स, रिकेट्स, मम्प्स, डायबिटीज जानते हैं, सिंगल्स खुजली, मीजल चेचक, रिकेट हड्डी कमजोर होना, मम्स गला फूलना, ये सभी बीमारियों के नाम हैं जो हमेशा प्लूरल में लिखे हुए तो सिंगुलर की तरह है, प्लूरल की तरह है लेकिन रहते सिंगुलर नंबर में। हमेशा इन्हें सिंगुलर नंबर में भी रहते हैं। कोई परेशानी? ये सभी बीमारियों का नाम है डायबिटीज, शिंगल्स, मीजल्स MEASES, रिकेट्स, मम्प्स, ये सभी सिंगुलर नंबर में रहेंगे। चाहे बीमारी के नाम प्लूरल की तरह लिखे जाएं या सिंगुलर की तरह लिखे जाएं,
बढ़ाएंगे हमेशा सिंगल नंबर में। जैसे मम्स इज अ कॉमन डिजीज। मम्स एक आम रोग है। मम्स एक आम रोग है। One question is written over here. Measles are an infectious disease, so beware of it. कहाँ आंसर आया? कौन कहाँ गलती हुई बोलिए, कहाँ पे इसमें परेशानी हुई? ऑब्वियसली आर नहीं होगा, क्या हो जाएगा? इज हो जाएगा। Am I right? चलिए अगले पॉइंट की ओर बढ़ते हैं। अगर दो सिंगुलर नाउन दो सिमिलर नाउन, एक ही प्रकार का दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। एक ही प्रकार का दो नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखा जाता है। जैसे डोर टू डोर, मैन आफ्टर मैन, डे बाय डे, तो ये सारा सिंगुलर सब्जेक्ट होता है।
अगर दो सिमिलर नाउन किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो इसे हम क्या कहते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। अगर दो समानांतर नाउन्स किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो उसे सिंगुलर सब्जेक्ट माना जाता है। Man after man, door to door, day by day, row upon row, जैसे door to door was visited by the leader, उस नेता ने हर जगह का दौरा किया। उस नेता ने हर जगह का दौरा किया। डोर टू डोर वॉज विजिटेड बाय द लीडर, उस नेता ने हर जगह का दौरा किया। तो एक ही प्रकार का दो नाउन अगर किसी प्रीपोजिशन से जुड़ा हो तो उसे हम क्या करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। उसे हम सिंगुलर सब्जेक्ट की श्रेणी में रखते हैं। क्वेश्चन अगर आ गया, ये क्वेश्चन आपके पास आया, रो अपॉन रो आर अरेंज्ड इन अ प्रॉपर मैनर। हर एक कतार को सही ढंग से सजाया जाता है।
ये होगा आंसर। आर नहीं होगा, आर की जगह यहाँ क्या होगा, इज होगा। इतना पॉइंट क्लियर हो गया? इतनी बातें जो मैंने बताई आपको क्लियर हुई? यस सर। कोई परेशानी कहीं से किसी को? नहीं ना? नो सर। हर एक को जितना ज्यादा हो सके प्रैक्टिस करने की कोशिश करनी है। जितना ज्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ज्यादा फायदेमंद होगा। ओके, बाय, सी यू टुमारो।